दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आप सबका काउंसिल फ्रेंड में। योर काउंसिल योर फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं जेई 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। आप सब जानते ही होंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स के डेट आ चुके हैं, इसको भरना शुरू लोग कर भी चुके हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी भरना है आपको, क्योंकि लास्ट डेट का वेट हमने नहीं करना है। वैसे भी इस बार बहुत ही कम डेज का विंडो दिया गया है, मात्र 20-22 दिन का विंडो दिया गया है, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। आखिरी जो डेट है वो है 12 जनवरी। हर साल डेट कुछ एक्सटेंड होती है, मगर हम लास्ट डेट का वेट करने की गलती ना करें और आज ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। कुछ सावधानियां जो आपको रखनी है उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा और फॉर्म भरने से पहले पूरा वीडियो और पूरे जो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पहले एक बार पढ़ लेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस बार जेई ने, इनफैक्ट पिछले साल भी ये था, इस बार फिर जेई ने ये साफ कर दिया है कि देयर इज नो रूम फॉर करेक्शन, देयर इज नो विंडो फॉर करेक्शन इफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज रॉन्गली सबमिटेड। यानी यदि फॉर्म में कोई भी जानकारी गलत हो गई तो उसका सीधा असर आपके कैंडिडेचर पे पड़ेगा। कैंडिडेचर से अर्थ है आपकी 2 साल की 11th और 12th, और यदि आप ड्रॉपर हैं तो 11th 12th और ड्रॉपर 3-4 साल की तैयारियों पर असर पड़ेगा। यानी इतना सुंदर भविष्य जो आप इंजीनियरिंग के करियर में संजो रहे हैं, केवल छोटी सी एक छोटी गलती के कारण इट विल कम डाउन टू 0, इट विल बी टोटली वॉइड। तो इसलिए उन सावधानियों को बहुत ध्यान से, अभी आप जब मैं बोलूं तो जॉट डाउन करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ताकि ये गलतियां आपसे ना हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप ये एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी किसी कियोस्क, साइबर कियोस्क या किसी इंटरनेट कियोस्क या साइबर कैफे में बैठ के मत भरिए। हो सके तो आप इसको स्वयं भरिए। आपके लिए एनटीए ने इसको इतना आसान बना दिया है कि इसको आपको भरने में कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप साइबर कैफे में जाने का, अपने डेटा को लूज करने का, और उनके द्वारा मैं सब साइबर कैफे के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बट इन जनरल उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके द्वारा दी हुई नॉनसेंस और बहुत ही सिली मिस्टेक्स और खामियाजा आपको भुगतना है। ऐसी कोई गलती ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। और एक खास बात, ये जो फॉर्म आप भरेंगे हो सके तो किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप से भरिए। कभी भी ये फॉर्म किसी टच सेंसिटिव डिवाइस से मत भरिए। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म है इसमें आपने उंगली उधर ऊपर या नीचे चलाई, ड्रॉप डाउन मेनू में चलाई और आपका गलती से कोई और ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, दैट information, that credential is taken forever, it is permanently stored in your profile। उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, और वो फिर यदि गलती कहीं भारी पड़ गई तो फिर आपको कैंडिडेचर अपना खोना पड़ सकता है। तो इसीलिए बहुत छोटी छोटी सावधानियां स्टूडेंट्स, आप और पेरेंट्स जो इस चैनल को देख रहे हो, बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो इसका आपको खामियाजा ना भुगतना पड़े। एक और बात, आपके लिए जेई मेन एक बहुत बड़ा एग्जाम है और आपके लिए जेई मेन एप्लीकेशन फॉर्म एक बहुत बड़ा इवेंट है, मगर जेई के लिए आप केवल एक एक्सेल एंट्री हैं। यानी एक्सेल में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, शिफ्ट द रोज अप, यू आर गॉन फॉर एवर। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी बरत लें, क्या बुराई है? थोड़ा जानकारी ले लें, क्या बुराई है? और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, ये जो फॉर्म आप भरते हैं, बहुत छोटी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, खास तौर पे फोटो अपलोड के बारे में मैं बहुत डिटेल में उसके इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं और पासवर्ड के बारे में, उन चीजों को बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। इसके अलावा एक गलती और होती है, वो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। कास्ट के जो सर्टिफिकेट है और आपकी जो भी कास्ट है, खास तौर पे आपकी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी जो कास्ट है, ओबीसी एनसीएल जो कास्ट है, उसको लेके स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनको भी आज मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं तो 12th तो कर ही रहा हूं, पहले 2022 में 2022 में 12th में मैं अपीयर हुआ, मैं एक बार फिर से 2023 में फिर से मैं 12th के एग्जाम देने वाला हूं, तो मैं अपना फॉर्म कैसे भरूं? ऐसे बहुत सारे आपके सवालात हो सकते हैं, तो इन सवालों के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। एक बात और, अब जेई ने ये फैसला लिया है, एनटीए ने फैसला लिया है कि आपको यदि किसी आईआईटी में या किसी एनआईटी में या किसी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपके मिनिमम 75% मार्क्स आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स में होने कंपलसरी हैं। अब यदि आपके मार्क्स ऐसे में कम
आ सकते हैं, पिछले साल कम आए हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म जरूर भरिए। और साथ ही साथ, क्योंकि यदि आपने नहीं भरा है और आपके मार्क्स थोड़े भी कम हैं, तो फिर आपको वही प्रॉब्लम आ सकती है कि आप इतनी दूर आए, मेहनत की, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा सा आपका परफॉर्मेंस डाउन हो गया एंड एवरीथिंग इज गोइंग डाउन इन द ड्रेन। तो आज क्या सावधानियां बरतनी है, आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट्स, नोट डाउन करते जाइएगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हो सके तो मैं हर चीज मैंने पीपीटी पे दिया है, जान के मैंने पीपीटी पे दिया है, ताकि आपको इसको सेव करना आसान हो, स्क्रीनशॉट सेव करना आसान हो। तो आप कभी भी दिक्कत हो तो पीपीटी को पहले आप स्क्रीनशॉट्स को सेव कर लीजिए। उसके बाद हो सके तो इसी पूरा जो फॉर्म है, जो जेई का बुलेटिन है, उसमें ये पूरा फॉर्म ऑलरेडी एक सैंपल फॉर्म भर के दिया हुआ है। आप उस सैंपल फॉर्म की कॉपी निकाल लीजिए, उस पीडीएफ से प्रिंट आउट ले लीजिए। उस प्रिंट आउट को आप पहले पेंसिल से भरिए, पेंसिल से भरेंगे ताकि आपके एरर्स आपके सामने खुद आ जाएंगे। फिर उसके बाद फेयरली उसको आप यहां पे सिस्टम पे भरिए। ये सावधानियां इसलिए जरूरी है बिकॉज देयर इज नो रूम फॉर करेक्शन। इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जेई एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये जो आपको होम पेज नजर आ रहा है www.jeimain.nta.nic.in, इस होम पेज पे जाके ही आपको अपना यूआरएल बॉक्स में अपना टाइप कीजिए। उसके बाद ये होम पेज खुलेगा। इसको गूगल सर्च के थ्रू ना जाइए या किसी और सर्च इंजन के थ्रू इसके ऊपर ना जाइए। हो सकता है वो सर्च इंजन किसी फेक वेबसाइट पे आपको ले जाए और आपको लगे कि मैंने अपना पूरा कैंडिडेचर भर लिया है, मैंने फीस भी दे दी है, लेकिन आपका कुछ एक्सेप्ट हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए इसको प्रॉपरली यूआरएल बॉक्स में टाइप करिए होम पेज को। उसके बाद आप इसको आगे प्रोसीड कीजिए। हो सके तो कुछ बातें और समझ लीजिए कि आप अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो हैं, कम से कम 10 से 15 खिंचा के उसको रेडी रखिए। किसी भी हालत में कंप्यूटर स्कैन फोटोग्राफ्स यूज नहीं कर रही है, उसमें साफ लिखा इंस्ट्रक्शन में, दे आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो इसीलिए फोटोग्राफ्स खिंचा लीजिए। मात्र 50 या 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, उसके पीछे रिस्क क्यों लेना। फोटोग्राफ कैसे खिंचाएंगे आप, फोटोग्राफ की इंस्ट्रक्शन अभी जब आएंगे। आपका फोटोग्राफ जो है उसमें 80% फेस कवर होना चाहिए, और फोटोग्राफ जो है 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर बॉक्स में होना चाहिए। आपका सिग्नेचर जो है ब्लैक पेन से 1.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर बॉक्स में होना चाहिए। आपका कैस्ट सर्टिफिकेट रेडी रहे, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। आपका कैस्ट सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही एप्लीकेबल होगा। इसके पुराना वाला है आपके पास में तो उसको आप चेंज करा लीजिए और नया इश्यू करा लीजिए। 1 अप्रैल 2022 के बाद का, 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही ये एप्लीकेबल होगा। क्लास 10th का मार्कशीट अपना रेडी रखिए और अटेंटिवली जो चीजें बोल रहा हूं उसको आप करते जाइए। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले jeimain.nta.nic.in आपकी स्क्रीन पे देखें, होम पेज नजर आ रहा है। आप होम पेज को पहले सेव कर लीजिए और इसके बाद इसको आप नोट डाउन कर लिए। इसके बाद आप यहां पे देखिए, स्क्रीन पे नजर आ रहा है जहां पे लाल एरो बना हुआ है, यहां पे होम लिखा हुआ है। आप इस होम टैब को क्लिक कीजिए और होम टैब को क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ नजर आती है आपको। इस इंफॉर्मेशन को आप पहले ध्यान पूर्वक पढ़िए। इसमें फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें बाकी चीजों डिटेल्स दिए हुए हैं। फी स्ट्रक्चर आपकी जानकारी के लिए दिया हुआ है, मगर जो भी आप कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उतनी फी ऑलरेडी सिस्टम आपसे ऑटोमेटिकली उतना अमाउंट जो है आपको पे करने के लिए बोलेगा। इसलिए इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। फी स्ट्रक्चर के बाद यहां पे देखिए नीचे नजर आ रहा है, यहां पे लिखा है डाउनलोड द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। तो यहां देखिए इंफॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन जरूर से डाउनलोड करके रख लीजिए। बहुत ज्यादा हैवी फाइल नहीं, 7-8 MB की फाइल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है पूरे एनटीए का, जो जेई मेन का एग्जाम का पूरा जो दारोमदार है उसके लिए बनाया गया है। और हर जो चीज जो आपके साथ में होगी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, उसके सारे डिटेल आपको इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर ही मिलने वाले हैं। तो इसको जरूर से सेव करके रख लीजिए। ये एक तरह से जेई मेन एग्जाम का कॉन्स्टिट्यूशन है आपके लिए, तो इसको आप सेव करके रख लीजिए। और इसके बाद आप इसको फॉर्म भरने को शुरू कीजिए, आगे बढ़िएगा।
नीचे की तरफ देखिए आपको लिंक दिया जाएगा जहां पे लिखा रहेगा कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड नाउ आई एम रेडी टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। और कुछ सावधानियां आपको बता दूं। डॉक्यूमेंट्स का साइज कैसा होना चाहिए? फोटोग्राफ जो है 10 केबी से लेके 200 केबी तक का ही होना चाहिए। सिग्नेचर जो है 4 केबी से 30 केबी 30 केबी तक होना चाहिए। और स्कैन्ड इमेजेस जो है 10 केबी से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। मेक श्योर कि आपका जो इमेजेस है वो इसके अंदर या इसके बियॉन्ड ना जाए, इसके ऊपर और इसके नीचे ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पे आप एक देखिए चेक बॉक्स है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस चेक बॉक्स को आप क्लिक करते हैं और आप जो है जेई मेन का फॉर्म भरने के लिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू प्रोसीड, तो आप क्लिक हियर करेंगे और आप प्रोसीड करेंगे। तो अब जब आपने प्रोसीड किया तो देखिए जेई मेन 2023 का एप्लीकेशन विंडो यहां पे खुल गया है। यहां पे आपको दो हिस्से दिए जा रहे हैं, एक ये ब्लू हिस्सा है और एक जो है व्हाइट हिस्सा है। ब्लू हिस्सा जो है वो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए है और जो व्हाइट हिस्सा है यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपको लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड डाल के वापस लॉगिन करने के लिए ये पार्ट दिया गया है। तो जब आप एंटर करते हैं तो देखिए यहां पे सबसे पहले आपका नाम नजर आ रहा है, आप कैपिटल्स में ही इस फॉर्म को भरें। तो यहां पे देखिए आपका नाम दिया जा रहा है। मेक श्योर दैट नेम शुड बी एग्जैक्टली द वे इट इज इन योर क्लास 10th मार्कशीट। फिर से क्लियर कर रहा हूं, 10वीं की मार्कशीट में जो स्पेलिंग्स आपने यूज किए हैं आपको 10th मार्कशीट के मुताबिक ही इसको भरना है। आप ये मत सोचिएगा नहीं आधार कार्ड में तो कुछ और लिखा हुआ है, यहां पे नाम कुछ और लिखा है, तो क्या मैं आधार कार्ड के बेसिस पे भरूं या मैं 12th में जब फॉर्म भर रहा हूं तो उसमें मेरा नाम कुछ और है। तो जो यहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो क्लास 10th का मार्कशीट है उसके मुताबिक ही आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम उसके मुताबिक आएगा। बहुत बार होता है जैसे नाम है हरि ओम शर्मा तो हो जाएगा कई बार हरि ओम एक सिंगल वर्ड स्पेस शर्मा। हरि ओम शर्मा के बीच में हो सकता है स्पेस हो मगर एक्चुअली आपने वो स्पेस डाली ना हो। तो ये गलतियां कभी कभी आपको बहुत भारी पड़ सकती हैं, इसलिए इन गलतियों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो आपने यहां पे नाम भरा, पिता का नाम भरा, इसके साथ साथ में आपने माता का नाम भरा, फिर आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भरी, इसके बाद देखिए नजर आ रहा है आपने अपना जेंडर लिंक भरा, इसके बाद आपको ये जो बाकी डिटेल आई थिंक मुझे मालूम है बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत छोटी डिटेल्स हैं आपको इसको फिल करने में, आप इसको फिल करते जाइएगा, अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डालते जाइए। तो जैसा मैंने बोला है 10th मार्कशीट इज इंपॉर्टेंट, 10th मार्कशीट का स्पेलिंग्स का आपको ध्यान रखना है। और यदि आपने मान लीजिए इंप्रूवमेंट के लिए दिया हुआ है, 10th मार्कशीट भी इंप्रूवमेंट के लिए दिया हुआ है, तो आप यदि अपना 10th मार्कशीट अपने जेई मेन के रिजल्ट के पहले उसको आप हासिल कर लेंगे, आप ये कंफर्म है, तो ही आप नए वाले नाम के मुताबिक अपना नए मार्कशीट के मुताबिक अपना नाम डालने की कोशिश कीजिए। तो मेक श्योर कि आपके नाम की स्पेलिंग्स वही हो, और यदि आपके पास में इंप्रूव्ड या करेक्शन वाला सर्टिफिकेट आपके जेई मेन के एग्जाम के पहले आपके पास में आ जाएगा, आप श्योर हैं, तो ही फिर आप अगले जो करेक्ट नाम की स्पेलिंग है उसके साथ में प्रोसीड कीजिए। अदरवाइज आप इसको बाद में करेक्ट करा लीजिएगा, अभी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से फादर्स नेम, मदर्स नेम, इनका नाम भी वही होना चाहिए जो 10th मार्कशीट में दिया गया है। इसके साथ साथ में कुछ और चीज समझिएगा कि आपका मोबाइल नंबर वही रखें जो अगले 2-3 साल आप चेंज करने वाले नहीं हैं, क्योंकि सारे ओटीपीज और सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एसएमएस के फॉर्म पे इसी मोबाइल पे आने वाले हैं। ऐसे में आपने यदि मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है, यदि ये एक्टिवेट नहीं है, यदि इसका सिम आपने रिचार्ज नहीं कराया है, तो आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं। तो मोबाइल नंबर जरूर से आप वही डालें, और मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन ओटीपीज आएंगे तो इसके लिए आपको मोबाइल नंबर एक्टिवेटेड रखना है। यदि आप पेरेंट्स का मोबाइल यूज कर रहे हैं तो पेरेंट्स को बोल के रखिए कि पापा या मम्मी मैं आपका फोन का नंबर इसमें डाल रहा हूं, उस पर ओटीपी आए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। इसके साथ ही साथ वो एक अल्टरनेट नंबर भी मांग रहे हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात, इस बार पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और पेरेंट्स की ईमेल आईडी भी ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होने वाली है।
तो मेक श्योर कि ईमेल आईडी भी वर्किंग हो, वो ईमेल आईडी डोरमेंट ना हो। डोरमेंट यानी बहुत समय से उसको आपने यूज ना किया हो और अब वो एक्सपायर हो गई हो, उसका पासवर्ड आप भूल गए हो, उसका जो लॉगिन जो डिटेल्स है आपके पास में ना हो, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आएगी। एड्रेस का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पोस्टल एड्रेस जो है वो आपका एक्चुअली ऑथेंटिक हो, उसमें लैंडमार्क्स जरूर दिए हो, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, ब्लॉक नंबर, ये सब डिटेल्स उसके अंदर जरूर हो। वेग एड्रेस ना हो कि फलाने पहलवान बाबा की मजार के पीछे, बजरंगबली के मंदिर के आगे, ऐसे वेग एड्रेस ना डालें। बहुत ही कंफर्म एड्रेस हो तो ही आप उसमें प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, ये डिटेल्स हो, सो दैट एग्जैक्ट पोस्टल एड्रेस आपका वहां पे वेंटी की वेबसाइट पे सेव हो सके। तो आपने यहाँ पे पैन, वोटर आईडी, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, स्कूल आईडी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अंदर। मैंने आधार को ही इसमें ज्यादा ऑथेंटिक माना है, तो आप भी आधार का नंबर नहीं डालें। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कि अनलेस आधार में और आपके यहाँ पे जो दिए हुए डिटेल्स में बहुत ज्यादा अंतर हो, तो इसलिए आप आधार को एज ए स्टैंडर्ड आईडी आगे के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी आइडेंटिटी, आई कार्ड का ध्यान रखिए, उसके लिए लास्ट डिजिट्स हैं उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आधार नंबर भी यहाँ पे वेरीफाई होने वाला है। इसके साथ ही साथ आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कहीं लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि यदि आपका पासवर्ड यदि आप भूल जाते हैं, आप गुम जाते हैं, लॉगिन आईडी आपका कहीं मिसप्लेस हो जाता है, तो कम से कम आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान से उसको कहीं लिख के रख लेना है, बहुत ही प्रोमिनेंट जगह जहां पे आप उसको ना भूलें। अब यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी, मैंने जैसे बताया ईमेल आईडी डोरमेंट ना हो, उसको आप पहले ही एक्टिवेट करके देख लीजिए, उसमें एक डमी मेल भेज के देख लीजिए, वो वर्किंग कंडीशन में है तो फिर उसको आप यूज कीजिए। इंस्ट्रक्शंस अबाउट पासवर्ड। पासवर्ड जो है वो 8 से 13 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस यानी एक कैपिटल लेटर, एक लोअर केस यानी कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू यानी एक कोई ना कोई डिजिट उसके अंदर होनी चाहिए, और साथ ही कोई ना कोई एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। पासवर्ड के अंदर ये सारे के सारे नॉर्म्स, ये सारे के सारे रूल्स पूरे होने चाहिए। पासवर्ड किसी के साथ में शेयर नहीं करना है आपने, क्योंकि बहुत सी बार मेरे अनुभव में आया है, ये गलतियां की है स्टूडेंट ने, पासवर्ड दूसरे स्टूडेंट्स के सामने शेयर किया है और उन्होंने दूसरों के कैंडिडेचर में घुस के और उनका प्रोफाइल खराब कर दिया है। जलन का मारा कौन नहीं होता, तो इसीलिए किसी पे भरोसा करना बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं होगा कि मैं साइबर कैफे में जाके फॉर्म भर रहा हूं, तो मेरा पासवर्ड ले जा, मेरे डिटेल्स भी अपडेट कर देना, ये गलती ना करें। अपने आप पे भरोसा रखें और खुद जाएं और खुद अपने डिटेल्स किसी ना किसी अच्छे डेस्कटॉप, लैपटॉप में बैठ के स्वयं भरें, किसी पे भरोसा ना करें। तो पासवर्ड के लिए सारी चीजें जरूरी होनी चाहिए। रैंडम पासवर्ड नहीं बनाना। देखिए इंस्ट्रक्शन में आपको यहां पे दिखा रहा हूं, रैंडम पासवर्ड्स मत बनाइए। आप उस समय बना लेते हैं और बाद में खुद ही भूल जाते हैं मैंने क्या बनाया था, तो रैंडम मत बनाइए। उसके पीछे एक लॉजिक लगाइए और उस लॉजिक को अपने तक ही रखिए, क्योंकि आपका वो लॉजिक हो सकता है कोई और भी उसको डिसिफर कर ले और आपका पासवर्ड कोई और चुरा ले, तो ये गलतियां ना करें। रैंडम पासवर्ड मत बनाएं। हो सके तो किसी बहुत ही एक्सेसिबल जगह, किसी अलमीरा के अंदर की साइड में या किसी आप ड्रॉयर के अंदर उसको लिख के रख लीजिए। पासवर्ड मोबाइल पे सेव मत कीजिए। आप मोबाइल पे सेव कर रखा है, मोबाइल पानी में गिर गया, ऑल थिंग इज गोइंग टू बी जीरो। तो पासवर्ड ऐसे मोबाइल पे सेव मत करके रखिए। हो सके तो पासवर्ड को बेस्ट तरीका है ईमेल पे डाल के छोड़ दीजिए। अपने सारी डिटेल अपने एक ईमेल बॉक्स के अंदर डाल के एक फोल्डर बना लीजिए ईमेल पे, उस पर डाल के छोड़ते जाइए। कुछ भी नहीं होगा तो यहां से आप उसको कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। एक और खास बात, इस बार गवर्नमेंट ने संदेश ऐप को यहां पे डाउनलोड करने के लिए कंपलसरी किया है, क्योंकि सारे जो डिटेल्स होंगे एज ए सेकेंडरी चैनल संदेश ऐप पे, SANDES संदेश ऐप पे आएंगे। तो आप प्ले स्टोर में जाके संदेश ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। इसके अलावा एक और थर्ड चैनल इस बार एनटीए ने बना रखा है, वो है एक उमंग लॉकर और या फिर डिजी लॉकर। ये भी गवर्नमेंट के ही एप्स हैं, आप इनको भी डाउनलोड करके अपने डिटेल्स इनके अंदर भी सेव करके रख सकते हैं। तो बहुत सारी लेयर्स हैं आपके पास में सिक्योरिटी की। आपके पास में संदेश ऐप है, आपके पास में उमंग या डिजी लॉकर है, और आपके पास में अपना खुद का ईमेल बॉक्स तो है ही। आप यहां पे अपनी डिटेल सेव करके रखें, किसी और के भरोसे ना रहें।
तो पासवर्ड यहां पे देखिए, जैसा मैंने बताया, आप अपने पासवर्ड बहुत ध्यानपूर्वक चुनिए, पासवर्ड यहां पे डालिए। पासवर्ड में देखिए जैसे मैंने कुछ रूल्स आपके लिए बना रखे हैं, जरूरी नहीं है आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करें, आप अपने खुद के रूल्स बनाएं। जैसे फर्स्ट लेटर, आपकी मदर का पहला लेटर जो है एज एन अपर केस, जैसे, और आपके उसके बाद एक डॉलर साइन, एक हैश साइन, परसेंटेज साइन, जो, तो जब आप शिफ्ट दबा के न्यूमेरिक वैल्यूज को एंटर करते हैं तो ये स्पेशल कैरेक्टर आते हैं। कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर चुन लीजिए, मगर जो चुने उसको याद रखें। इसके बाद एक लोअर केस जिसमें आपका नाम हो, इसके बाद पहले दो लेटर्स आपके डेट ऑफ बर्थ के, फॉर एग्जांपल $Rahul09, ऐसा कोई पासवर्ड आप अपना बना सकते हैं। मेक श्योर ये आपका ही निजी हो, ऐसा जरूरी नहीं जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा भूल के ना बनाए। यदि बिल्कुल वैसा बनाया है और आपके किसी फ्रेंड ने इसको समझ लिया है, इसको डिसिफर कर लिया है, आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं। तो पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही निजी जानकारी है, बहुत ही प्राइवेट जानकारी है, इसको सार्वजनिक मत कीजिएगा। पासवर्ड कंफर्म कीजिएगा, पासवर्ड यहां पे बनाया, पासवर्ड कंफर्म किया, और उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला आपने। सिक्योरिटी क्वेश्चन, अब जैसे मैंने यहां पे क्वेश्चन लिया है कि विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, मैंने आंसर लिख दिया है गूगल, मेरी जानकारी के लिए। आप इसमें जरूरी नहीं आपके स्कूल का फर्स्ट नेम या बाकी जो और ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन पे आप अपना जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसको सेव कर सकते हैं। और सिक्योरिटी क्वेश्चन सेव करने के बाद, कैप्चा डालने के बाद, अब आपसे बोलता है आप सबमिट करना चाहते हैं, आप कहते हैं यस मैं सबमिट करना चाहते हैं, तब वो एक वार्निंग देता है आपको कि आप अभी अपनी जानकारियों को फिर से देख लीजिए। तो अब आप अपनी जानकारियों को फिर से देखते हैं और यहां पे आपको चेक बॉक्स लगाने होते हैं। देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहां पे चेक बॉक्सेस लगाने होते हैं कि मैंने अपना नाम वेरीफाई कर लिया है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, अपना पासवर्ड, अपना फोन नंबर, ये सब चीजें मैंने वेरीफाई कर लिए हैं और मैं इसको अग्री करता हूं। तब मैं उसमें एक चेक बॉक्स पर टिक करता हूं और फिर मैं, यदि आप चाहते तो इसको एडिट करना चाहते हैं, देखिए ऑप्शन दिया एडिट का, या फिर आप इसको सबमिट करना चाहते हैं, देखिए सबमिट एंड गेट ओटीपी, इस ऑप्शन पे आप जाते हैं तो आपको ओटीपी रिसीव होता है। यहां पे आपको चेक बॉक्सेस के लिए वार्निंग दी जा रही है। वार्निंग होने के बाद आपने देखिए सब चीजें यहां पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपने फाइनल सबमिट की तरफ आप आगे बढ़े और अब आपने इसको एंटर किया। अब यहां पे बहुत काम की और इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप एंटर करते हैं वैसे ही देखिए स्क्रीन के कोने में जहां पे देखिए गोला नजर आ रहा है, यहां पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर अब आ चुका है। बिना एक सेकंड के देर किए हुए तुरंत ही इसको कहीं पे लिख के रख लीजिए। क्यों? यदि मान लीजिए अभी पावर कट हो गया, अभी इंटरनेट कनेक्शन चला गया, अभी कोई भी डिटेल, कोई भी गड़बड़ हो गई, तो ये नंबर तो अब आप रिट्रीव करने से रहे। हो सकता है आपको एसएमएस ना आया हो, वैसे एसएमएस आता है, ना आया हो, थिंग्स आर गोइंग टू बी ट्रबलसम, क्योंकि आप यही जानकारी आप दोबारा नहीं डाल सकते। एनटीए की वेबसाइट पे साफ लिखा है यदि कोई भी व्यक्ति दोबारा फॉर्म भरेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आप ये फॉर्म दोबारा नहीं भर सकेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इन नंबर्स को इमीडिएटली कहीं पे लिख के रख लीजिए। सबसे पहला काम यही करिए, पेन उठाइए और ये नंबर लिखिए। ये नंबर लिख लिया है, अब आप चाहे तो ये विंडो बंद हो गई, कनेक्शन ब्लॉक हो गया, फिर अब मेरे पास में मैं वापस लॉग इन करके अपना फिर से पासवर्ड डालूंगा, फिर से सिक्योरिटी कैप्चर डालूंगा और मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं। तो अब आपने अपना सेशन प्रोसीड किया, आपके मोबाइल पे एसएमएस आ गया होगा अभी तक, आप अपने एसएमएस को चेक कीजिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भी वहां पे नजर आ रहा है और आपको ये भी बधाई देगा वो कि आपने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, आपने ये इंफॉर्मेशन सेव कर ली है। अब आप आगे का फॉर्म भरने का लिए तैयार है। स्टेप 1 इज कंप्लीटेड, नाउ यू प्रोसीड टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे अब आप आगे फॉर्म भरेंगे और बाकी जानकारी जो है आपसे ली जाएगी, आपकी नेशनैलिटी, आपका जो है आपका कास्ट, उसको लिया जाएगा। कास्ट के बारे में मैंने बता दिया है कि यदि आपकी कास्ट जो है ओबीसी एनसीएल, उसका सर्टिफिकेट अप्रैल 2022 के बाद का है तो ही एप्लीकेबल होगा, उसके पहले का नहीं है। तो अभी से आप अप्लाई करने के लिए डाल दीजिए ताकि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन के आ जाए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, आपकी कास्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट ने तो माना है कि वो ओबीसी एनसीएल में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं माना है, तो आप ओपन कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाएंगे फॉर द नेशनलाइज्ड सीट्स इन आईआईटीज, एनआईटीज एंड सीएफटीआई, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में आपके कैंडिडेचर को एज ए ओपन कैंडिडेट ही माना जाएगा। तो यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट
नेशनल कैटेगरी में आता है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बैकवर्ड क्लासेस में माना है कि नहीं, इसको आपको चेक करना है। तो इसके लिए वेबसाइट है www.ncbc.nic.in, NC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ncbc.nic.in। इस पे आप जाएं और आप यहां पे चेक कर लीजिए कि आपकी कैस्ट जो है नेशनल कैस्ट मानी जाती है कि नहीं मानी जाती। मेरे पास में बहुत सारे फोन आते हैं कि सर मैं सेंट्रल में तो माना जा रहा हूं मगर स्टेट में नहीं माना जा रहा हूं, स्टेट में माना जा रहा हूं मगर सेंट्रल में नहीं माना जा रहा हूं। सेंट्रल में माना जा रहा हूं तो दैट मीन सेंट्रल की सीट्स का बेनिफिट तो आपको मिलेगा, स्टेट की सीट्स का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 85% कोटा स्टेट्स का होता है फॉर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टेट में आपको माना गया तो स्टेट की कोटा में बेनिफिट मिलेगा, मगर जैसे मैंने बताया आईआईटीज एनआईटीज इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप आगे का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, इसके बाद यहाँ पे भी फिर से एक सिक्योरिटी कैप्चा आएगा, आप सिक्योरिटी के कैप्चा को भरते हैं और इसके बाद आप प्रोसीड करते हैं फॉर द सेकंड फॉर्म सबमिट। अभी फिर वो आपको वार्निंग देता है कि आप इसको बहुत ध्यान से केयरफुली एक बार पूरा फॉर्म रिव्यू कीजिए। आपने पूरा फॉर्म रिव्यू किया, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे सिक्योरिटी कैप्चा के साथ में आप अपने टेस्ट सेंटर्स को ध्यान से भरिएगा, आप लैंग्वेजेस के कोड्स को बहुत ध्यान से भरिएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी का पेपर कॉमन रहेगा, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस अलग अलग स्टेट्स में एप्लीकेबल होंगी। फॉर एग्जांपल आप गुजराती में पेपर देना चाहते हैं तो गुजरात स्टेट के अंदर उसका पेपर आपको नजर आएगा, मगर आप अप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट सेंटर आपका है वेस्ट बंगाल में और वहां पे आप गुजरात सेंटर का पेपर चाह रहे हैं, फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप उस स्टेट के अंदर ही अप्लाई कर रहे हैं तो वहां के जो आपको लैंग्वेज है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। किसी भी सूरत में यदि कोई भी दो लैंग्वेज में डिस्क्रिपेंसी है तो इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को स्टैंडर्ड पेपर माना जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में पेपर कॉमन रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में लिखा आएगा वही क्वेश्चन पेपर हिंदी में लिखा आएगा। आप इस बुलेटिन को डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में डिटेल में इंस्ट्रक्शंस में दिए हुए हैं, आप उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आप कुछ पेज नंबर्स जो है उसको अच्छी तरह से सेव करके रख लीजिएगा अपने इंस्ट्रक्शन बुलेटिन को, अपने जेई मैनुअल को। उसमें पेज नंबर 47 से पेज नंबर 53 54 तक आप देखेंगे सारे कैस्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो अंडरटेकिंग्स हैं उसके डिटेल और उसका परफॉर्मा दिया हुआ है कि आपका कैस्ट सर्टिफिकेट उसी के मुताबिक होना चाहिए। यदि आपका कैस्ट सर्टिफिकेट रेडी नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी जिसका परफॉर्मा भी वहां पे पेज नंबर 47 से 53 के बीच में आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा। जिनका जो कैस्ट है ओबीसी एनसीएल है उनके लिए जो अंडरटेकिंग का परफॉर्मा पेज नंबर 51 पे दिया हुआ है, इसको भी आप सेव करके जरूर रख लीजिएगा। इसके साथ साथ में सिलेबस जो है वो पेज नंबर 74 से दिया हुआ है और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट में आपको डिटेल दिए हुए हैं कि पूरा फॉर्म का एक डमी फॉर्म उन्होंने भर के रखा है, उसको आप देखना चाहें तो पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर फॉर्म भरना आप शुरू कीजिए। तो जैसा मैं बता रहा था यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा आता है। अब यहाँ पे आपको आधार का ऑथेंटिकेशन आपसे लेगा। आधार का ऑथेंटिकेशन आप अपना आधार कार्ड रेडी रखिए। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस नजर आएंगे आपको। जब आप आधार नंबर डालते हैं तो यहाँ पे नजर आता है कि मैं आधार के टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करने के लिए तैयार हूं और मैं आधार को एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट देने के लिए आपको तैयार हूं, या फिर मेरी जानकारी आधार में अलग है और मेरी जानकारी जो मैं भर रहा हूं वो अलग है। आप यदि ऐसा है तो आप सेकेंड ऑप्शन को ट्रिक करें। और थर्ड ऑप्शन ये है कि मैं आधार देने के लिए तैयार ही नहीं हूं। यदि आप अपना आधार कार्ड नहीं देना चाहते, आधार नंबर नहीं देना चाहते तो ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक करिए। मेरे हिसाब से आधार नंबर देने में कोई बुराई नहीं है, आप ऑप्शन 1 को क्लिक करें क्योंकि इससे आपकी आगे की राह आसान हो जाएगी। और आधार नंबर जो है एज ए वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हर जगह आपके लिए हेल्प करने को तैयार रहेगा। तो आपके पास में यदि आधार में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है देन यू कैन मूव अहेड विद दिस रूल। तो अब आपने आधार को वेरीफाई करा लिया, यहां पे देखिए सबमिट किया आपने, आधार सबमिट हो गया, आपका आधार वैलिडेट हो गया। अब आपको यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 1 और 2 बोथ ये ऑप्शन चुनना है। पेपर 1 जो है बीई बीटेक कोर्सेज के लिए है, पेपर 2 जो है बी आर्च और बाकी बी प्लानिंग कोर्सेज के लिए है। आप पेपर 1 चुनना चाहते हैं तो आप बी बीटेक कोर्सेज के लिए जाते हैं, बी आर्च के लिए चुनना चाहते हैं तो आप पेपर 1 एंड 2 बोथ के ऊपर सिलेक्ट करें। केवल पेपर 2 चुनना चाहते हैं तो आप पेपर 2 पे सिलेक्ट करें, अकॉर्डिंगली आपसे फीस ली जाएगी। पेपर 1 जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे है, पेपर 2 जो है वो ऑफलाइन मोड पे होगा क्योंकि उसमें एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर भी आपको देना होगा। इसके बाद आप टेस्ट सेंटर्स चुनते हैं।
टेस्ट सेंटर्स आप जो चुनेंगे, मेक श्योर टेस्ट सेंटर्स वही हो जो आपके रेजिडेंस के आसपास में हो। आपका या तो होम टाउन वैसा नहीं है जहां पे टेस्ट सेंटर बन रहा है, आप छोटे विलेज या तालुका प्लेस में है, तो जो नियरेस्ट पॉसिबल सेंटर है आप उसको चुने, और सारे ऑप्शन भी आप अपने पेरिफेरी के आसपास के रखें। कई बार क्या होता है कि आपको उस सेंटर में जगह ना होने की स्थिति में आपको किसी दूसरे सेंटर में भेजा जाता है। अब आपने सेकंड सेंटर जो है, आप रहने वाले हैं भोपाल के, आपने सेंटर चुन लिया अंडमान निकोबार, हो गए परेशान। ऐसा ना करिए, टेस्ट सेंटर जो है आसपास के चुनेंगे तो बेहतर होगा। हर सिटी में बहुत सारे टेस्ट सेंटर बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ में एनटीए ने बहुत सारे फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी उन्होंने दिए हुए हैं आपको। आप इसकी तैयारी मॉक टेस्ट में जाके कर सकते हैं, ताकि जब आपका जेईई मेन एग्जाम आए तो आपको रियल सिमुलेशन, आपको सही सेम सिमुलेशन मिल सके। तब आप यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है सिक्योरिटी को कैप्चा, आपने टेस्ट सेंटर एंटर किए और इस सिक्योरिटी कैप्चा को आप भरते हैं तो वो फिर वार्निंग देता है कि अभी भी आप अपनी सारी जानकारियों को एक बार फिर चेक कर लें, क्योंकि बाद में इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। तो आप इन जानकारियों को चेक करते हैं, आप पाते हैं नहीं एवरीथिंग इज बेस्ट टू माई सेटिस्फैक्शन, देन यू विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, और वो है आपके क्लास 10th के क्रेडेंशियल। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि सारा नाम, पिता का नाम, मदर का नेम, सारे क्रेडेंशियल आपके 10th मार्कशीट और 10th के डिटेल्स पे ही सेव होंगे। तो इसलिए 10th मार्कशीट आपने हैंडी रखी हुई है, तो यहां पे बात बनने वाली है। आपको यहाँ पे 10th मार्कशीट का रोल नंबर एंटर करना है, आपको ईयर ऑफ पासिंग एंटर करना है, और आपको परसेंटेज और मैक्सिमम मार्क्स जो आपको इसमें मिले हुए हैं वो एंटर करने हैं। जब आप इसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स को एंटर करेंगे तो परसेंटेज वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर साथ में आ जाएगा। आप वेरीफाई कर लीजिए कि कोई गलती तो यहाँ पे नहीं हो रही है। जैसे ही आप 10th डिटेल एंटर करते हैं, फिर आपको 12th डिटेल एंटर करने पड़ेंगे। और यहां पे एक खास बात बता दूं, यहां पे आपको ड्रॉप डाउन मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और ये ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप यदि एक सिंपल 11th 12th गोइंग सेंट्रल या किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप 11th 12th में इस साल अपीयर कर रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन आप भरेंगे जो लिखा हुआ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम। ये जो लास्ट ऑप्शन है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं दिखा रहा हूं ब्लू कलर से। आप इस ऑप्शन को ओके करेंगे, अनलेस कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग के स्टूडेंट ना हो, अनलेस कि आप एक ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट ना हो, तो आप ये डिटेल एंटर करेंगे। तो मेक श्योर कि आपका कोई और डिटेल ना हो, नहीं तो इसमें बाद में कोई करेक्शन नहीं हो सकता। आपको यही कोड यहाँ पे फिलअप करना है। इसके साथ साथ में यहाँ पे देखिए, यदि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो आपको 12th के एग्जाम्स की जानकारी आपको देनी होगी। अब यहां बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स की जो 11th 12th के बाद ड्रॉप लेके तैयारी तो कर रहे हैं, मगर इस साल फिर से वो 12th भी रिपीट कर रहे हैं या इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं। यदि इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका ईयर ऑफ पासिंग तो 2022 ही रहने वाला है। लेकिन यदि आप 2023 में अफ्रेश फिर से अपीयर हो रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका मान लीजिए 2020 में मान लीजिए 2020 में आपका 10th अपीयर हुआ और 2023 में आपका 12th अपीयर हो रहा है, तो आपको एक साल का गैप सर्टिफिकेट और उसकी अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि यहां पे आपका गैप क्यों हुआ। 2022 के पहले के 2020 के पहले के कैंडिडेट्स जिन्होंने 2020 के पहले 10th अपीयर किया है और 2023 के बियॉन्ड बाद के कैंडिडेट्स जो 12th में अपीयर होंगे, वो इस एग्जाम जेईई मेन 2023 के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे एक और सिक्योरिटी कैप्चा आप डालते हैं। यहां पे सिक्योरिटी कैप्चा आपने डाला और अब यहां पे देखिए आपको फिर से वार्निंग दी जा रही है कि यहां पे इस सेक्शन में जो कैंडिडेचर है उसको आप अपना अच्छी तरह से वेरीफाई कर लीजिए, आपकी डिटेल्स को आप पढ़ लीजिए, क्रेडेंशियल्स को आप पढ़ लीजिए। यदि आपको लगता है नहीं बिल्कुल ओके है, देन यू कैन गो फॉर द फाइनल सबमिशन बटन। आपने सबमिट किया। अब यहां पे वो आपसे एक सवाल पूछता है कि क्या आप जुड़वा हैं या आपके कोई एक और सिबलिंग है जो आपके साथ में जेईई मेन की तैयारी कर रहा है। यदि है तो उसके डिटेल भी आपको यहां फिल करने हैं। यदि नहीं है तो आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, आप नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको वो बोलता है कि अपने फोन नंबर और ईमेल को वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। आपके पेरेंट्स के फोन नंबर को और आपके पेरेंट्स के ईमेल आईडी को वो वेरीफाई करेगा थ्रू एन ओटीपी। आप पेरेंट्स के डिटेल भी वेरीफाई करा लें, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन एनटीए आपके साथ में शेयर करेगा उसकी पैरेलली एक कॉपी वो आपके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पे भी भेजने वाला है। तो इसलिए वो जानकारी भी गलत ना हो।
एक्चुअली जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लेंगे आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये डिटेल्स भी डालने जरूरी है। अब यहां पे देखिए ये सारे सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद बात आती है हमारे अपलोड्स की, हमारे इमेजेस को सबमिट करने की। इमेजेस सबमिट करने के पहले शुरू में मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था अबाउट फाइल साइज, उसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सारे डिटेल आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है, वहां से भी आप पढ़ लीजिएगा। फाइल साइज मैं जैसे पहले कह चुका हूं, इससे कम और इसके बियॉन्ड ना हो, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। फोटो उसके बारे में खास इंस्ट्रक्शंस ये है कि फोटो जो है आपका 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर बॉक्स के अंदर होना चाहिए। फोटो के अंदर 80% फेस विजिबल होना चाहिए। टेल यू व्हाट, अराउंड 30 to 40% कैंडिडेट ही सही फोटो खिंचाते हैं। 70% कैंडिडेट जो है उनकी फोटो जो है वो अप टू द मार्क नहीं होते हैं। फोटो के बारे में बेसिक डिटेल समझ लीजिए। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, 1, 2। फोटो जो है यदि आप चश्मा लगाते हैं और फाइनल एग्जाम के दिन भी आप चश्मा लगाने वाले हैं तो फोटो चश्मे के समेत खिंचाइए। क्यों? यदि आपका फोटो वैसा नहीं है, मैच नहीं कर रहा, क्या होगा? आप एग्जाम सुपरिटेंडेंट से, अपने इन्विजिलेटर से बहस करेंगे, आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपका जो 3 आवर्स का जो कैंडिडेचर है, जो आपका जो 3 आवर्स का जो टाइम है, वो जो कंपोजर है, आप उसको डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो इसीलिए आप ऐसी कोई भी गलती ना हो उसका ध्यान रखें। इस फोटो की एक कॉपी लेके आपको एग्जाम हॉल तक भी लेके जानी है, इसलिए फोटो जो है वो मिसमैच ना हो। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको बहुत सारे फोटोज एक साथ खिंचा लेने हैं। क्लियर लेंसेज वाला फोटो यूज करना है, फोटोक्रोमेटिक लेंसेज आपको यूज नहीं करने हैं, यानी जो चश्मा जो धूप में काला हो जाता है उसको यूज नहीं करना है। गॉगल्स या धूप के चश्मे आपको यूज नहीं करने हैं। कैप, मफलर या कोई और इस तरह का आपको हेडगियर नहीं पहनना है। आपका केवल चेहरा नजर आना चाहिए। यदि आप सिख कैंडिडेट हैं और पगड़ी पहनते हैं तो पगड़ी बांध के ही आप फोटो खिंचाएं। यदि आप किसी ऐसे धर्म को बिलोंग करते हैं जहां पे हेडगियर्स है तो उसमें आपको अलग से इसका मेंशन करना होगा कि मैं इन हेडगियर के साथ में फोटो खिंचाने वाला हूं। ये सारी जानकारी आपको फॉर्म के अंदर, आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर दी हुई है। क्योंकि आप उसमें साफ कहा गया है कि यदि कोई फोटो जो है वो इनअप्रोप्रिएट है तो वो रिजेक्ट होने ही वाली है। लेकिन फोटो के बारे में देखिए, यहां पे 2 फोटो नजर आ रहे हैं। एक फोटो जो है वो 80% फेस के साथ में है और एक मेरा फोटो है जो गलत है। तो आपका 80% फेस के साथ में जो फोटो है जो इस जेंटलमैन का है, आप इसको देख लीजिए और ऐसा ही फोटो आप खिंचाइए। आपको स्टूडियो वाला कितना भी ज्ञान दे, नहीं भैया ऐसा ही फोटो खींचता है, सब लोग ऐसे ही खिंचा के जाते हैं, उसको बोलो ज्यादा बात मत करो, जितना कहा गया उतना करो, कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं किसी दूसरे स्टूडियो जा रहा हूं। तो इसीलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए आपने फोटो पहले प्रीव्यू किया, फोटो प्रीव्यू में आपको बिल्कुल ओके लग रहा है, आप इसको कंफर्म करते हैं। अब आपका फोटो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है। फोटो एक्सेप्ट होने के पहले आपने फिर से अच्छी तरह से इसको देख लिया कि नहीं एवरीथिंग इज ओके। अब यहाँ पे देखिए ये नजर आ रहा है कि आपका फोटो वगैरह भी अपलोड हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपका फी पेमेंट गेट खुलेगा। फी पेमेंट गेट खुलेगा, वो पार्ट जो है मैंने पुराने वेबसाइट से उठाया है। फी पेमेंट गेट जो है वो एक बार खुल जाता है तो उसमें फिर कैंडिडेचर में फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आप इस चीज को ध्यान रखें कि पहले एक बार पूरा फॉर्म अपने रिव्यू कर लिया है, फिर आप इसको आगे बढ़े और फिर आप फी पेमेंट की तरफ जाते हैं। बहुत सारे फी जो है वो केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड है। यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, इन्हीं माध्यम से फी एक्सेप्टेबल है। तो आप यूपीआई से पे कर सकते हैं। यूपीआई इज अ वेरी गुड एंड सेफ मीडियम। लेकिन आप फी ऑनलाइन ही पे करेंगे। ऑफलाइन कोई आपको कहे कि मैं फी जमा करा देता हूं, आप मेरे को पैसा दे दीजिए, आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी रूप में ऑफलाइन फी सबमिशन का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपका यहाँ पे फिर आपके जो डिटेल है आपने फी जमा कर दी और फी का आप पेमेंट गेट पे जाते हैं। पेमेंट गेट देखिए ऐसे खुल जाता है। केवल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेट है। आपने यहाँ पे कोई भी पेमेंट गेट चुन लीजिए, चाहे आप एसबीआई चुन लेते हैं, चाहे आप आईसीआईसीआई चुन लेते हैं। पेमेंट गेट चुनने के बाद यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप डालते हैं, ओटीपी किसी से शेयर मत कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो पेमेंट है प्रोग्रेस में है। यहाँ पे क्यूआर कोड भी नजर आ रहा है आपको, जिसमें आपकी डिटेल ऑलरेडी डले हुए हैं। ये होने के बाद यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन पेज आ गया, पेमेंट हो चुका है, यानी आपका कैंडिडेचर यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए सारे आपके डिटेल एक शीट में नजर आ रहे हैं कंफर्मेशन पेज में। आप इस कंफर्मेशन पेज को अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और कहीं कोई गड़बड़ हो
तो आप तुरंत ही एनटीए, अभी समाधान क्या है, गलती हो जाती है, यदि गलती हो गई है तो एनटीए ने बहुत सारे हेल्पलाइन डेस्क बनाए हैं। बेस्ट है आप एनटीए को ईमेल करें, वो आपके पास में भी उनके पास में भी एज अ रिकॉर्ड हमेशा सेव रहेगा। आप ईमेल के थ्रू अपनी गलती उनको पहले ही अवगत करा दीजिए, समाधान निकल आता है। हमेशा एनटीए कहता है कि करेक्शन का ऑप्शन नहीं होता, मगर उसके बावजूद उन्होंने करेक्शन का ऑप्शन दिया है। बट यू डू नॉट टेक इट एज ग्रांटेड, यू डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मेरे वर्ड्स को आप ग्रांटेड मत लीजिए कि नहीं आपने कहा था कि होगा, नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए आप पेमेंट गेट, आप जो है सारी जानकारी जो है पहले ही एक बार में करेक्ट भर लीजिए। फिर भी लगता है तो आप ईमेल से अपनी जो कोई त्रुटि, कोई एरर आ गया है तो ईमेल से आप उनको सूचित जरूर कर दीजिए, दे डेफिनेटली लिसन फॉर इट। कोई और आपको प्रॉब्लम आती है तो देखिए स्क्रीन पे मेरा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 9424744064। आप यदि कोई आपको प्रॉब्लम, कोई समस्या आ रही है, किसी ऑप्शन में कोई दिक्कत आ रही है, आप मेरे से फोन से हेल्प ले सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मैं कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करता हूं। आपके कोई भी आपके प्रॉब्लम है आप इसी नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरे को educationconsultants@gmail.com, आप इस पे मेरे को आप अपनी समस्या बता भी सकते हैं। नीचे मेरी वेबसाइट दी हुई है www.counselfriend.com, यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पे भी जा सकते हैं। तो विद दैट आई एंड दिस सेशन। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी जानकारी जो मैंने दी है इस वीडियो में उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और इस वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी जरूर करेंगे और अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ हो सके तो उसे शेयर भी जरूर करिएगा। तो विद दैट आई एंड दिस सेशन। Thank you for watching. All the best for your JEE form filling. All the best.